Hello students. In last video we have covered up the topic related to steps of audience analysis. Now let us move to next topic, that what are the various needs of audience. क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं हमारे ऑडियंस की, श्रोतागण की, which are required to be satisfied for an effective communication. अगर हम ये चाहते हैं, जो सेंडर है या जो कम्युनिकेटर है, अगर वो ये चाहता है कि उसका मैसेज, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके कस्टमर की इम्पॉर्टेंट नीड्स क्या हैं, क्या क्या ख़ास ज़रूरतें हैं हमारे ऑडियंस की जिन्हें हमें पूरा करना है. तो अगर इन ज़रूरतों की बात की जाए तो मेनली हम ऑडियंस की नीड्स को 3 कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं. इंफॉर्मेशन रिलेटेड नीड्स, सूचना संबंधी ज़रूरतें या आवश्यकताएं, मोटिवेशन रिलेटेड नीड्स, प्रेरणा संबंधी आवश्यकताएं, एंड एप्लीकेशन रिलेटेड नीड्स या प्रैक्टिकल नीड्स हम कह सकते हैं, व्यवहारिक आवश्यकताएं. तो जब भी आपको मैसेज को कम्युनिकेट करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड, द कम्युनिकेटर और द सेंडर ऑफ द मैसेज हैज़ टू कीप इन माइंड कि हमें अपने ऑडियंस की इन नीड्स को ध्यान में रखते हुए बात करनी है. फर्स्टली, रिक्वायरमेंट इन दिस लिस्ट ऑफ नीड्स इज़ इंफॉर्मेशन रिलेटेड नीड्स. तो चलिए सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन रिलेटेड नीड्स की बात करते हैं. किसी भी कम्युनिकेटर या सेंडर ऑफ मैसेज के लिए रिसीवर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. एंड मोर ओवर, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडियंस उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट भी लूज़ कर सकता है. अगर आप ऑडियंस की ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे, जैसा डाटा उसको चाहिए, जैसी इंफॉर्मेशन या सूचना उसको हमसे चाहिए, और हम उसकी वही बात नहीं उसे मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए वो इंटरेस्ट लूज़ कर देगा. ही विल गिव अस द बॉडी लैंग्वेज एज इफ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. वो आपकी बात सुनना भी नहीं चाहेगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहा उसमें. मोर ओवर, इंफॉर्मेशन उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड की जानी चाहिए जिसमें ऑडियंस उसे समझ सके. अदरवाइज़ मैसेज या इंफॉर्मेशन इफ़ेक्टिवली कन्वे ही नहीं हो पाएगा. मान लीजिए आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं और आपका ऑडियंस हिंदी में बात समझता है या किसी रीजनल लैंग्वेज में बात समझता है, तो अगर आपकी बात उसको समझ नहीं आ रही, अगर वो लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका मैसेज, आपकी इन्फॉर्मेशन कन्वे ही नहीं हो पाएगी. इसके साथ साथ अब इन्फॉर्मेशन रिलेटेड नीड्स के कम्युनिकेशन में कुछ और भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना आवश्यक है. अब इन्हें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात है, फाइंड आउट व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू नो. इन मैनी केसेस ऑडियंस की इंफॉर्मेशन नीड्स क्लियरली समझ में आ सकती हैं कि एग्जैक्टली उसे क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और बहुत सी सिचुएशंस में इंफॉर्मेशन लेने वाला, इंफॉर्मेशन सीकर जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह समझा भी सकता है. For example, boss can tell his subordinates to provide full information regarding a particular assignment. कोई भी बॉस है, उसे अपनी एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के ऊपर अपने सबऑर्डिनेट से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो बड़ी साफ साफ शब्दों में कह सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के बारे में आप डाटा दीजिए. अब मान लीजिए एम्प्लॉई उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट करने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का समय ले ले रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और फिर वो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या डिटेल्ड रिपोर्ट प्रेजेंट करता है अपने बॉस को उसी प्रोजेक्ट के बारे में. बट 1 वीक के बाद जब वो एम्प्लॉई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश कर रहा है, उस टाइम पे बॉस का रिप्लाई आगे से ये है कि आई डोंट नीड दिस मच, व्हाट आई नीड टू नो इज़ ओनली फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो जब एम्प्लॉई ने प्रेजेंटेशन की है, ही इज़ प्रेजेंटिंग अबाउट द होल प्रोजेक्ट, बट बॉस ये चाह रहा है वो सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करे. ऐसे केस में 1 हफ्ते का समय एम्प्लॉई ने लगाया. अब यहाँ पे मिस्टेक किसकी रही, ये क्लैरिफिकेशन किया जाना चाहिए था एम्प्लॉई के द्वारा
कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो क्या सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं या आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर उस जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उसकी सारी की सारी डिटेल्स देनी है। तो इन केस ऑफ नॉन क्लैरिटी कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, एम्प्लॉई ने समय भी लगाया, इतने सारे मैन आवर्स भी वेस्ट किए और उसके बाद भी वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं मिल पाई जो उसका बॉस चाहता था। What is required to be done in such case is that in case of vague requests, अगर मान लीजिए आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है लेकिन आपको ये लगता है कि ये रिक्वेस्ट वेग है, आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली व्हाट ही नीड्स, तो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ले लेना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सामने वाले पर्सन को आपसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट इम्पॉर्टेंट मैनर्स की वेस्टेज ना हो। ऐसे केसेस में क्लियर एंड स्पेसिफिक टर्म्स में इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को कंफर्म कर लिया जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में क्लैरिफिकेशन लेने पर इंफॉर्मेशन सीकर ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर करेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड और फिर सही इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट एंड रिपोर्ट किया जा सकता है। तो इतनी डिस्कशन से आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये ऑडियंस क्या जानना चाहता है, ये जानना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो वी शुड बी एबल टू एंटिसिपेट अनस्टेटेड क्वेश्चंस, अनकहे प्रश्नों का अनुमान लगाना। अब अनकहे प्रश्न क्या होंगे या अनस्टेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे? एट टाइम्स आउट ऑफ सिचुएशन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इन सम ऑफ द सिचुएशन इट्स गुड टू थिंक ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स जो आपसे ऑडियंस डायरेक्टली पूछ भी नहीं रहा है, बट ही मे बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट देम लेटर ऑन। सपोज आप किसी भी संस्थान के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के HR डिपार्टमेंट में हैं और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं HR डिपार्टमेंट का काम होगा एम्प्लॉय की हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। एंड सपोज आप उस ऑर्गेनाइजेशन के HR डिपार्टमेंट में हैं और आप किसी एम्प्लॉय की हायरिंग का काम कर रहे हैं, आप उसे नौकरी पे रखने का काम कर रहे हैं। इन सच केस व्हेन यू वेलकम अ न्यू पर्सन टू योर ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ फ्रॉम आउट ऑफ टाउन, आप किसी ऐसे पर्सन को रख रहे हैं जो किसी दूसरे शहर से बिलोंग करता है, आउट ऑफ टाउन है, तो जनरली जब आप उसे वेलकम करेंगे, मान लीजिए आप उसको वेलकम लेटर ही लिख रहे हैं, तो आपने उसे कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आपका एम्प्लॉय आउट ऑफ टाउन है, अगर आप उसे नए एम्प्लॉय को आपके सिटी में सेटल डाउन करने में हेल्प करेंगे और इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करेंगे जैसे सिटी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना, रेजिडेंशियल एरियाज़ कौन से सूटेबल हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी अवेलेबल हैं उस सिटी में वो बताना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ हैं, किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सो दैट इफ़ दैट पर्सन हैज़ किड्स तो वो उसकी ये ज़रूरत भी पूरी हो सके। इसके अलावा उस सिटी की कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, अगर हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करेंगे तो आप उस नए एम्प्लॉय को नए सिटी में सेटल डाउन होने में हेल्प मिल सकती है, तो एम्प्लॉय विल फील कंफर्टेबल और ये आपके लिए बड़ा श्योर हो जाएगा दैट ही विल सर्टेनली जॉइन योर कंपनी। अदरवाइज फॉर HR डिपार्टमेंट इट्स अ प्रोजेक्ट, अगर आपको नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और आपको लोकली नहीं मिल रहे तो आपको आउट स्टेशन एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो अकोमोडेट करने में आपका भी, कंपनी का भी सेल्फ इंटरेस्ट है, तो इट्स बेटर टू शेयर इन्फॉर्मेशन विच मे बी रिक्वायर्ड टू दैट पर्सन लेटर ऑन, तो उससे आपको भी मदद मिल जाएगी। तो ये जो सारे प्रश्न थे, सिटी कैसा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये आपको खुद से ही अंदाज़ा लगाना है कि एक नए पर्सन को नए शहर में सेटल होने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी उसने आपसे इतने प्रश्न पूछे नहीं हैं एम्प्लॉई ने, बट फिर भी आप उनको बता रहे हैं। तो सेम वे जब भी आप अपने ऑडियंस से डील करने जा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए उसकी परिस्थितियों का कि कौन से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो उसके माइंड में आए, और आप कोशिश करें कि उन अनस्टेटेड क्वेश्चंस का भी, उन अनकहे प्रश्नों का भी आप जवाब दे दें।
इसी सिलसिले में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। व्हेन वी से प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं उनको पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें आपके मैसेज को प्रॉपरली चेक किया जाना ज़रूरी है, और जब हम किसी भी मैसेज की टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो वी नीड टू चेक 5 W's एंड 1 H। अब 5 W's का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वी नीड टू चेक अप 5 W's। W's मीन्स who, what, when, where, why, एंड 1 H मैंने कहा how। अगर आप किसी भी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं तो किसे कन्वे कर रहे हैं, क्या कन्वे कर रहे हैं, कब कन्वे कर रहे हैं, कहाँ कन्वे कर रहे हैं, और क्यों कन्वे किया जा रहा है, और फिर कैसे कन्वे किया जा रहा है। अगर हम किसी भी मैसेज में ये सारे आंसर्स इंक्लूड कर दें तो वो मैसेज एक प्रॉपर मैसेज बन जाएगा, और जिसे भी जो भी आपका मैसेज में रिसीवर होगा उससे सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। हमें ये पर्टिकुलर केयर करनी है एज टू एक्सप्लेन एनी एक्शन दैट यू वांट टू इंड्यूस। आप जो भी मैसेज कह रहे हैं, आप उसका जैसा भी रिएक्शन चाहते हैं, वो रिएक्शन तभी मिलेगा जब आप बड़ी स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कहेंगे। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड और आस्क्ड, सेंडर मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट इट। आप कोई भी वेग बात नहीं करेंगे, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे रिसीवर के मन में कोई उलझन आ जाए। आप बिल्कुल स्पष्ट बात कीजिए, क्लियर बात कीजिए और स्पेसिफिक बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको 5,000 रुपये की पेमेंट भेजे, तो आप बड़ा स्पेसिफिकली उसे कहिए सेंड अस अ चेक ऑफ ₹5,000 और पे ₹5,000 बाय एनी मीन्स। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई पर्सन किसी मीटिंग में आपके पास किसी एक पर्टिकुलर डे पे, जैसे फ्राइडे मान लीजिए, आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको 3 बजे मिले, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। यू डोंट से कम एंड मीट मी एनी डे, यू मेंशन क्लियरली कि आप फ्राइडे को 3 बजे मुझे मिलें। अगर आप इतना क्लियर और स्पेसिफिक नहीं कहेंगे तो हो सकता है आपकी बात का अंदाज़ा डिफरेंट लगाया जाए और जो रिसीवर है वो अलग तरह से आपको रिस्पॉन्ड करे। सो इट्स बेटर दैट यू गिव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड इन अ क्लियर एंड स्पेसिफिक मैनर, ताकि रिसीवर आपकी बात को समझे और वैसा ही आपको रिएक्शन भी दे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, बी श्योर द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। हमारे लिए ये श्योर होना बड़ा ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन का हमारे से क्या मतलब है, इस डिस्कशन में हम क्यों कहना चाह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी को आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई रिटन कमिटमेंट कर रहे हैं, आप कंपनी से बाहर किसी के साथ इन राइटिंग कमिटमेंट कर रहे हैं, और आपकी की हुई कमिटमेंट, बिकॉज यू विल बी एक्टिंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी, तो आपकी की हुई कमिटमेंट के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीगली बाउंड हो जाएगी। जो भी आपने कमिटमेंट की है उसके लिए आपकी कंपनी बाउंड हो जाती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी श्योर अबाउट योर कमिटमेंट टू आउटसाइडर्स। जो भी कमिटमेंट आप करने जा रहे हैं उससे आपकी बहुत सारी कंपनी के उत्तरदायित्व खड़े हो जाएंगे, उनकी लायबिलिटीज़ खड़ी हो जाएंगी, ऑब्लिगेशंस खड़ी हो जाएंगी। हम ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके ऑब्लिगेशंस जब आपने कहा मतलब उत्तरदायित्व खड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी दी हुई स्टेटमेंट की वजह से बन रही हैं। सो इट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गिविंग सच स्टेटमेंट, आप उसके औचित्य को जान लें, आप उसकी सत्यता को जान लें कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक आपसे नहीं हो रही। अगर किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आपसे ऑनेस्टली मिस्टेक हो जाती है, आई एम यूजिंग बोथ द वर्ड्स टुगेदर, कि ईमानदारी से आपसे गलती हो गई। ईमानदारी से गलती होने का मतलब है वॉट एवर स्टेटमेंट यू आर गिविंग यू बिलीव इट टू बी 100% ट्रू।
आपको ऐसा लगता है कि वो बात बिल्कुल सही है, इसीलिए आपने कम्युनिकेट की थी, बट लेटर ऑन आपको ये पता लगा कि आपकी दी हुई स्टेटमेंट गलत हो गई, कोई भी कारण हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिस भी पर्सन को जो बात आपने कही है, आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड करेक्ट योर एरर। बहुत से लोग, कभी भी आप इसको ट्राई करके देखिए, अगर आप ऑनेस्ट मिस्टेक को एडमिट कर लेते हैं तो उस केस में दे विल फील गुड एंड दे विल फॉरगिव यू। ऑनर करेंगे आपकी इस ऑनेस्ट कमिटमेंट का कि हमसे गलत बात की गई है। इसके साथ साथ वी नीड टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट एंड वी नीड टू डबल चेक एवरीथिंग यू वांट टू राइट और से। आप वर्बली किसी को कोई बात कह रहे हैं या लिख के दे रहे हैं, उस बात की एक्यूरेसी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मीनिंग हुआ इस सारे पॉइंट का कि सबसे पहले वी नीड टू बी सर्टेन कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी आप बात कह रहे हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी बात आप कमिटमेंट कर रहे हैं वो कमिटमेंट सही होनी चाहिए। देन चेक अगेन टू बी सर्टेन आपने कोई गलत बात नहीं कही है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन, आउटसाइड इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, आउटसाइड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा मान लीजिए आपने किसी मैगज़ीन से कोई डाटा निकाला, किसी न्यूज़पेपर से डाटा निकाला, तो आप ये चेक ज़रूर कर लें कि वो इन्फॉर्मेशन, वो मैगज़ीन जिसे आपने फॉलो किया वो अप टू डेट है या नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम गूगल पे सर्च आउट करते हैं, तो वी नीड टू सर्च आउट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम गूगल, वो किस दिन अपडेट की गई थी। मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन गूगल पे 4 साल पहले शेयर की गई है, तो इन्फॉर्मेशन अप टू डेट नहीं होगी। यू नीड टू चेक आउट कि वो इन्फॉर्मेशन कब शेयर की गई है। अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी स्टेटमेंट में कोई मैथमेटिकल या फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो उन कैलकुलेशंस को प्रॉपर्ली चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि बाद में आपका किसी तरह का मखौल ना बन सके। चेक ऑल द डेट्स एंड शेड्यूल्स। आपने कोई डेट या उसमें समय या कोई स्थान के बारे में कोई ऐसा शेड्यूल बता रहे हैं, तो यू नीड टू चेक आउट कि आपसे डेट गलत ना लिखी जाए। बहुत बार रिटन मैसेजेस में आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप टाइप कर रहे हैं, यू वांट टू स्टेट देयर 15 अक्टूबर, लेकिन बाय चांस आपने 15 अक्टूबर की बजाय सितंबर या नवंबर लिख दिया, तो आपका सारा का सारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बेकार हो जाएगा। एग्जामिन योर ओन अजम्पशंस एंड कंक्लूजन्स टू बी सर्टेन। जिन भी चीज़ों को आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये सही होंगी, जो डाटा आप शेयर उनसे कर रहे हैं, तो आप उनको एक बार डबल चेक ज़रूर कर लें कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग दैट नीड्स टू बी एक्यूरेट, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब इसी सिलसिले में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एम्फेसाइज आइडियाज़ ऑफ ग्रेटर इंटरेस्ट टू द एम्प्लॉयज़। उन विचारों को महत्व दीजिए जो आपके श्रोता की रुचि के हैं। जब आप ऑडियंस को जान लेते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन में इन बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आप उनके इंटरेस्ट एरिया की बात करें। इफ़ यू आर समराइजिंग अ रीसेंट कन्वर्सेशन you had with one of the company's oldest and recent conversation with the company's oldest and best customer। आप किसी से कोई बात करने जा रहे हैं जिसमें आप कंपनी के किसी बहुत पुराने कस्टमर से मिल रहे हैं, तो जब आप किसी पुराने कस्टमर से मिलते हैं तो आप उसके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं। मेनली हम कस्टमर से फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं, और आप अपनी कंपनी की किसी मीटिंग में जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स अवेलेबल हैं, आप अपनी उस कंपनी के पुराने ग्राहक से हुई बात का जिक्र करेंगे, तो जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं दे विल बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट फीडबैक अबाउट देयर ओन डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए उस मीटिंग में कोई शिपिंग डिपार्टमेंट का पर्सन बैठा है, तो वो ये चेक करना चाहेगा, वो ये पूछना चाहेगा आपसे कि कस्टमर ने डिलीवरी शेड्यूल्स के बारे में क्या बात कही, कि बात उन तक सामान क्या समय पे पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड टू नो कि उसके अपने डिपार्टमेंट की फीडबैक कस्टमर ने क्या दी है। सेम वेज इसी तरह से अगर कोई और डिपार्टमेंट बैठा होगा, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बैठा है, तो दे विल बी इंटरेस्टेड टू नो
कि कस्टमर को हमारे डिज़ाइंस पसंद आते हैं या नहीं आते. It means every person is interested to know जो इन्फॉर्मेशन उसके मतलब की है, उसके इंटरेस्ट की है. अदरवाइज इन जनरल आप कह रहे हैं कि एक पुराना कस्टमर मिला था, हमारी कंपनी की बहुत तारीफ़ कर रहा था. दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन कौन सी तारीफ़, दे आर इंटरेस्टेड टू लिसन उनके डिपार्टमेंट के बारे में स्पेसिफिकली क्या पॉइंट कहा गया. तो इट मीन्स हमारे लिए एनालिसिस करना, ऑडियंस को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिस भी ग्रुप से हम बात कर रहे हैं तो हमें उनके कॉमन पॉइंट्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है. एंड देन वी हैव टू यूज़ आवर कॉमन सेंस कि किस तरह के पॉइंट्स चाहिए होंगे उन्हें, किस तरह की बात में वो इंटरेस्टेड होंगे. और इसका अंदाज़ा आप अपने जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं उसकी एज से, उसकी जॉब से, उसकी लोकेशन क्या है, उसका इनकम ग्रुप क्या है, उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, इन सब बातों से काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है. और आप फिर वही इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस से शेयर करेंगे जिस इन्फॉर्मेशन में वो इंटरेस्टेड है. अभी तक का हमारा सारा डिस्कशन इन्फॉर्मेशन नीड्स पे था, जिसमें हमने बात की कि पहले हमें जानना ज़रूरी है ऑडियंस क्या जानना चाहते हैं, फिर अनकहे प्रश्नों का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, और फिर आप ऑडियंस के इंटरेस्ट के मुताबिक ही उनसे शेयरिंग करें. चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट नीड्स की तरफ. तो नेक्स्ट नीड्स में बात की जाए तो सेटिस्फाइंग द ऑडियंस मोटिवेशनल नीड्स, श्रोता की प्रेरणा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना. कुछ मैसेजेस जो हम कन्वे करते हैं वो हमारे ऑडियंस को मोटिवेट करने का काम करते हैं. मोटिवेट करने का मतलब उनको प्रेरणा देने का काम करते हैं. जो भी काम वो कर रहे हैं उसको वो और अच्छे से करें, इस तरह की हमारी ज़रूरत को वो पूरा करते हैं. उनके बिलीव्स को चेंज करते हैं, करने की हम कोशिश करते हैं कुछ बातों से, उनके बिहेवियर को चेंज करने की बात करते हैं. तो जब भी आप किसी पर्सन को कोई नई बात कहेंगे, जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ उनसे खास एक्टिविटी करवाना चाहते हैं. एंड इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि जब भी कोई नया काम किसी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई नया काम करने को कहा जाए तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस आती है. मतलब रेजिस्टेंस मीन पर्सन विल ट्राई नॉट टू डू दैट वर्क. आप किसी को भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करने को कह दीजिए तो पहले वो ना करने की कोशिश करेगा, बिकॉज पीपल आर नेवर इंटरेस्टेड टू लिसन टू द आइडियाज़ जो उनके एग्जिस्टिंग आइडियाज़ से उनको कुछ फेर बदल करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज लिविंग और सेटलिंग डाउन. आपके किसी एम्प्लॉय का ऑफिस एक पर्टिकुलर रूम में है, आप उसे ऑफिस का लोकेशन चेंज करने के लिए सजेस्ट कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल से नो, आई एम हैप्पी इन दिस प्लेस. किसी भी काम के लिए रेजिस्टेंस आपको सबसे पहले मिलती है. इसका मतलब जो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं तो सबसे पहले उसमें रेजिस्टेंस या रिजेक्शन मिलती है आपको. और सुनने वाला जिसे आप मैसेज दे रहे हैं वो बहुत बार आपके मैसेज को सुनेगा भी नहीं, पूरी तरह से उस इन्फॉर्मेशन को सुना भी नहीं जाएगा, समझा भी नहीं जाएगा, और सीधा आपको ना कर दी जाएगी. आपके दिए गए मैसेज को डिस्टॉर्ट कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश की जाएगी कि आपने ऑलरेडी, रिसीवर ने ऑलरेडी कुछ सोच रखा है, वो उस इन्फॉर्मेशन को उसी तरह से समझने की कोशिश करेगा जैसे उसने समझ रखा है. तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट ना किया जाए, तोड़ा मरोड़ा ना जाए, किसी तरह का कोई रुकावट ना पैदा की जाए, तो आपको अपने मैसेज को इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से फ्रेम करना है आपको अपने मैसेज को कि आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल हो जितनी हद तक संभव है. एज फार एज इट इज़ पॉसिबल आपकी शेयर की जाने वाली इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो कि लोग उसे एक्सेप्ट कर लें. तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, आप तर्कों का सहारा ले सकते हैं, कोई ना कोई बैकग्राउंड बनाइए उसकी. फॉर एग्जाम्पल, हम उसी उदाहरण को आगे चलें कि आप अपने किसी एम्प्लॉई का जो ऑफिस का लोकेशन है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो उस ऑफिस लोकेशन की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो उसे परेशानियां आती हैं उस ऑफिस में, पहले आप उनका जिक्र कीजिए.
कि आपका ये रूम ज़्यादा एयरी नहीं है, आपको हेड ऑफिस से दूर पड़ता है, आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ऐसे में ही विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट येस आई नीड टू चेंज माई लोकेशन। तो इट मीन्स अगर आप तर्कों का सहारा लेंगे तो सामने वाले को, रिसीवर को, आपकी बात ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। और अगर आपने मैसेज को सही से फ्रेम करके उसे कन्वे किया, ही विल एग्री टू योर स्टेटमेंट। अब यहाँ रुकावट या रेजिस्टेंस नहीं आएगी, रिजेक्शन नहीं आएगी आपकी बात को वो समझने की कोशिश करेगा। आप किसी भी चीज़ में जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझा देते हैं कि अगर आप इस बात को मानते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में ये दिक्कतें हैं, तो इस तरह से बात ज़्यादा समझ में आएगी। एंड यू विल बी एबल टू मोटिवेट द पर्सन टू अडॉप्ट समथिंग न्यू। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक और उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को जो पेमेंट्स करते हैं, जनरली आप लोगों ने पहले अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि जनरली जब हम अपने वर्कर्स को पेमेंट करते हैं तो ज़्यादातर 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, टाइम रिलेटेड पेमेंट्स एंड वर्क रिलेटेड पेमेंट्स। क्वांटिटी के वाइज या समय के अनुसार उनको पेमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वर्कर्स को कोई इंसेंटिव प्लान्स शेयर करना चाहते हैं, और कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने वर्कर्स को इंसेंटिव प्लान्स देती है तो उसके पीछे खास तौर पे ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप ये चाहते हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो उनको डायरेक्टली काम ज़्यादा करने के लिए अगर आप मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तो उनको वो आइडिया क्लिक नहीं करेगा। अगर आप उनके मोटिवेशन को उनकी वेज पेमेंट से रिलेट कर देते हैं, आप उन्हें कोई इंसेंटिव प्लान समझाते हैं कि आप अगर एक पर्टिकुलर डे में 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको इतनी पेमेंट्स मिलती हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्शन को 20 यूनिट से बढ़ा के 25 यूनिट्स पे या 30 पे ले जाते हैं, 20 से ऊपर जितने भी यूनिट्स आप बनाओगे तो एडिशनल यूनिट्स पे आपको इतनी एडिशनल पेमेंट्स की जाएंगी। नाउ सच इंफॉर्मेशन विल बी वेलकम्ड बाय एम्प्लॉयज़, बाय वर्कर्स, क्योंकि आपने उनको आसान शब्दों में ये समझा दिया कि जो मैसेज उनको दिया जा रहा है उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये है, ऐसा करने से ऐसा होगा। आपने उन्हें ये समझाने की कोशिश की। और एवरी पर्सन इज़ वेरी सेल्फिश, उन्हें आपके एम्प्लॉयज़ को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, सीधी सीधी बात, कि 20 यूनिट से ज़्यादा एडिशनल यूनिट्स बनाने पे उनको इतनी पेमेंट्स बढ़ जाती हैं, इंक्रीज मिल जाता है। दे विल फील मोटिवेटेड and they will try to produce, definitely they will try to produce more than 20 units per day ताकि उनकी पेमेंट्स बढ़ सकें। और ऐसा करने से आपने अपने एम्प्लॉई को ज़्यादा काम करने के लिए भी मोटिवेट किया, किसी तरह से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आपको नहीं मिले, आपका मैसेज कन्वे भी हो गया और उस पर एक्शन भी हो गया। सो आपके सामने वाला जिस भी बात से मोटिवेट हो सकता है, अगर आप उनसे कोई पर्टिकुलर एक्शन कराना चाहते हैं तो यू नीड टू लर्न हाउ दे कैन बी मोटिवेटेड। और आप फिर वैसी ही टेक्निक को यूज़ करते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन। हेयर वी आर कंसर्न्ड विद शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। इट मीन्स आपने उनको वही कम्युनिकेट करना है, वैसे ही कम्युनिकेट करना है जिससे वो मोटिवेट हो सके। अब बात करते हैं व्यवहारिक आवश्यकताओं की, प्रैक्टिकल नीड्स की। सेटिस्फाइंग ऑडियंस प्रैक्टिकल नीड्स, श्रोताओं की व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जब हम व्यवहारिक आवश्यकताओं की बात करते हैं तो कुछ मैसेजेस इस तरह के फ्रेम किए जाते हैं जो आप किसी ऐसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो खुद बिजनेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई कस्टमर्स हैं, वो खुद बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या कोई ऑफिशियल्स हैं, या आपके कोवर्कर्स हैं। किसी भी पर्सन से आप अपने ग्राहकों से, वर्कर से जो आपके साथ काम करते हैं, या किसी ऑफिशियल से बात शेयर कर सकते हैं। हमारे ये लिसनर्स, हमारे ये मैसेज रिसीव करने वाले, हमारे ये ऑडियंस चाहे कहीं भी और कुछ भी काम कर रहे हों, एट टाइम्स उनके पास बहुत कम समय रहेगा कि वो आपके मैसेज को रिसीव करें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दें, उस पर अपनी फीडबैक भी दें।
इट इज़ देयरफॉर वेरी एसेंशियल कि जो बात आप उनसे कर रहे हैं वो बहुत ब्रीफ और साधारण शब्दों में आप उनसे बात करें, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू रिएक्ट, दे डोंट हैव टाइम कि वो आपकी बात को बड़े चैन से, बड़ी तसल्ली से सुन ले, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन देयर रूटीन वर्क्स। वो अपने अपने काम में बिजी हैं और वो आपकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। आप किसी को ये कहें कि आप आधे घंटे की मेरी प्रेजेंटेशन सुन लें, उसकी बजाय आप ये कहें कि बस 2 मिनट की मुझे आपसे बात करनी है, 2 मिनट की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ज़्यादा अटेंशन मिलने के चांसेस होंगे बजाय 30 मिनट्स की प्रेजेंटेशन के। आप किसी को कोई रिपोर्ट, कोई कागज़ पढ़वाना चाहते हैं तो आप उसे 20 पेजेस का एक रिपोर्ट भेजें और एक तरफ आप उसे 1 या 2 पेज की एक ब्रीफ रिपोर्ट भेजें, तो ही विल बी इंटरेस्टेड in receiving 1 or 2 page report rather a 20 pages report. अगर हम रिटन में मैसेज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नीड्स का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली द पर्सन, जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपको बहुत लंबा समय दे और आप बहुत बड़ा मैसेज फ्रेम कर दें। तो अब यहाँ पे हम मैसेजेस रिटन फॉर्म में भी शेयर करते हैं और वर्बली भी करते हैं, ऑरली भी करते हैं। तो अगर आप रिटन मैसेज कर रहे हो तो किसी भी रीडर के लिए आपका मैसेज अगर ब्रीफ मैसेज होगा, जितना आपने छोटा मैसेज तैयार किया होगा उतना उसके लिए पढ़ना इजी है। बट व्हेन यू आर राइटिंग अ मैसेज और आप उसे ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस मैसेज में इंपॉर्टेंट चीज़ों को लूज़ नहीं करेंगे। इस हिसाब का मैसेज रिटन नहीं बनना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट बात आप कहना चाहते हैं उससे कनेक्शन ही टूट जाए हमारी कन्वर्सेशन का। जैसे जो आप बात करना चाहते हैं, बात से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भी हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, उनकी समरी शेयर कर दी जाए, बहुत सारे हेडिंग्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिस्ट की फॉर्म में दे दिया जाए, सो दैट दे विल स्टैंड आउट। जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको अटेंशन लेना चाहते हो, तो अगर आप इस तरह की टेक्निक यूज़ करेंगे, अपने रिटन मैसेज को आप थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी इंफॉर्मेशन को थोड़ी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अगर आप कोई ख़ास बात कहना चाहते हैं तो आप उसे कुछ खास स्टार लगा के पेश कर दीजिए। आप इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट फॉर्म में देने की बजाय कोई चार्ट्स या ग्राफ्स को यूज़ कर लीजिए, पिक्चराइज कर दीजिए उनको, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में इजीली स्टोर हो सके। तो ये थी रिटन मैसेज की बात। अब अगर आप वर्बली बात कर रहे हैं तो वर्बली बात करते हुए आपको जो मैसेज का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस आप फ्रेम करने वाले हैं, वो सेंटेंस इस तरह का होना चाहिए जो सुनने में उनको क्लियरली समझ आ सके, लॉजिकल लगता हो और प्लीजिंग लगता हो। इरिटेटिंग मैसेज नहीं होना चाहिए कि सुनने वाला बड़ा उससे इरिटेट हो जाए और वो आपकी बात सुनना ही ना चाहे। दिस वॉज ऑल द डिस्कशन रिलेटेड टू नीड्स ऑफ आवर ऑडियंस। जिन ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, उन सब का जिक्र हमने किया आज के लेक्चर में। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा और इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए तो पूरे चैप्टर में ऑडियंस को और उनको एनालिसिस करने के ऊपर पूरी की पूरी डिस्कशन की गई, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेंडर कि वो अपने ऑडियंस को अच्छे से जानता हो और उसका एनालिसिस करने के बाद कम्युनिकेशन किया जाए। तो फिर जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अगर आप मैसेज कम्युनिकेट करने वाले पर्सन को जान गए, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को आप जान गए, तो आप वैसे ही बात कहेंगे जो उसे सूट करेगी। और हमारा जो इस पूरे सब्जेक्ट में एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है, दैट कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव। So if we know our audience, if we have done our audience analysis very well, we'll be able to communicate whatever we want to say. So this chapter is coming to an end. Hopefully आपको सब कुछ समझ में आया होगा. Thank you so much.